हे देयर, इस वीडियो में हम देखेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का क्या इफेक्ट होता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पर। तो चलिए इसे देखते हैं। नाउ as pointed out earlier that the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus and the mass of the electron present in the extra nuclear space is negligible। तो ये बात हम सब जानते हैं कि जो मास है पूरे एटम का हमें वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाली जो स्पेस रह जाती है ना एटम में, मान लो इतना बड़ा पूरा पेज जितना एटम है और बीच में यहाँ न्यूक्लियस है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है ये सारी, कहते हैं वहाँ पे कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका मास जो है नेग्लिजिबल, बड़ा थोड़ा सा मास होता है उसका, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। इफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कंसिडर्ड देन इट हैज बीन फाउंड दैट द एक्चुअल मास ऑफ द आइसोटोप इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द ऑल द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता देखो ये है मास डिफेक्ट, सिंपल सी बात। कहता अभी हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट कर देते हैं, मानते ही नहीं है ना, क्योंकि हम जैसे मान लो ना आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, आपने उसमें 2 रुपये और जोड़ दिए, तो आप कहते क्या है 2 रुपये जोड़ने, 10 करोड़ बोलो ना सीधा, 10 करोड़ 2 रुपये थोड़ी होता है। तो लेकिन कहता अगर आप वो 2 रुपये भी जोड़ लो ना तो आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या दिक्कत है यहाँ देखिए, इट हैज़ बीन फाउंड दैट एक्चुअल मास ऑफ एन आइसोटोप, कहता जो हमारा आइसोटोप होता है उसका जो एक्चुअल मास है वो हमेशा कम होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को मिला के। क्या मतलब बना, 5 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 5 रुपये, 15 रुपये नहीं आ रहे, 15 रुपये से कम आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पैसे खाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लो अपने 3 दोस्तों को कहा तूने पैसे देने हैं, तूने मैंने पैसे लगाए थे पार्टी में, तो तुम 300 दो, तुम 300 दो, तुम 300 दो, मिला के तुम्हारे पास 900 आने चाहिए, बल्कि 900 नहीं आ रहे हैं, 900 में 10 कम, 20 कम, 100 कम, ऐसा कुछ आ रहा है। 100 तो चलो मैंने बहुत कम कर दिया, 50 रुपये कम ऐसे आपके पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं तो पैसे इधर उधर हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे मास में डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट का मतलब है नॉर्मल चीज़ों से कुछ चीज़ों का खराब होना। अब जैसे एक सूट में डिफेक्ट आता है तो उसमें मतलब जैसे अच्छा बड़ा प्रिंट चल रहा था, कहीं से वाइट लाइन चलने लग पड़ी, उसे हम कहते हैं डिफेक्ट आ गया। तो मतलब वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कुछ खामियां हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आइसोटोपिक मास एंड द सम ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और कहता है ये आपके पास ये डिफेक्ट, मास डिफेक्ट कैसे कहते हैं, कहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास मिलाया वो, और आपके पास जो एक्चुअल मास आया, इन दोनों के बीच में ये जो इनका डिफरेंस है इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ओके। तो ये एक सिंगल नेगेटिव लेकर चल लो, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। 10 मास डिफेक्ट क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, हमने बोला ना कि आइसोटोप का मास इससे कम होता है, तो ये ज़्यादा हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ द आइसोटोप, जैसे मैंने अभी लिख के बताया। लेट ए बी द मास नंबर, जेड बी द एटॉमिक नंबर। तो इसके मास को हम कह रहे हैं ए है, एटॉमिक नंबर हम जेड से ही लिखते हैं, ठीक है। देन द एटम कंटेन जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैंने कितनी बार ये अब बता दी है कि जैसे मान लो आपके पास एक्स है, ठीक है, चलो बड़ा लिख लेते हैं, एक्स है, एक्स का मास नंबर कितना दिया है आपको ए, तो ऊपर आप ए लिखेंगे, और आपका एटॉमिक नंबर कितना है जेड, तो आप ऐसे लिखेंगे। तो कितनी बार बताया, जो पैरों में ये लिखा है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और ये जो ए लिखा है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर आता है, तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा ए माइनस जेड के रूप में, तो ये हो गया। और जेड ही इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर बराबर होता है किसके, एटॉमिक नंबर के। नाउ लेट एम पी एम एन एम ई रिप्रेजेंट द मास ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, देन एम डैश द कैलकुलेटेड मास। कहता है इनको जो कैलकुलेटेड जो मास है वो कितना आना चाहिए, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना आना चाहिए। कहते देखो 5 आपके पास 100 किलो की चीज़ें हैं, ठीक है, 5 ही आपके पास 200 किलो की चीज़ें हैं, ठीक है, 100 आपके पास में 10 किलो की चीज़ें हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना हम, तो वही कर रहे हैं, नंबर के साथ मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप बोलते 2 किलो आलू डाल दो, ठीक है, तो यहाँ पे आलू हो गया 2 किलो, और 2 किलो के 3 बैग बना दो, तो 3 2 किलो के बैग आलू के, 1 किलो के 2 बैग प्याज के, और इसी तरीके से आप मान लो मटर के 1 किलो के 3 बैग। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो टोटल बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे कर लो, मान लो 2 किलो आलू है इसके 3 बैग, प्लस 1 किलो प्याज है उसके 3 बैग, प्लस 1 किलो मटर है उसके 3 बैग, तो टोटल बाहर कितना हुआ, 3 2 6, 3 1 3, 2 1 2, तो आपके पास आंसर आ गया 11। तो 11 किलो का सामान आपके पास होगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे हमने एम डैश की वैल्यू के रूप में निकाली है। जेड यहाँ कॉमन था उसको रहने दिया, ए मैंने जेड कर दिया, बट एम ऑफ
P plus m of E, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो कहता है मास ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम मिला देते हैं तो किसका मास आता है, हाइड्रोजन एटम का मास। तो हम इसे लिख देते हैं m of H, ठीक है। मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एक प्रोटॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन हो। तो कहता है ये किसके अंदर होता है, कहता है ये हाइड्रोजन के अंदर होता है। तो जब हम एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को मिलाए ना, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो होता है ना एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता वन वन में, ठीक है। तो हम उसके लिए बात करें तो कहता है ये मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया, तो हमारी सिचुएशन आ गई m डैश इक्वल्स टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम ई। ईजी था ये, मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्टी थी। अब यहाँ पे मास डिफेक्ट क्या होगा, m डैश मतलब इनको जो ऐड करके आया माइनस एक्चुअल जो में हमें देखने को एसीटोप का मिल रहा है उसे हम कह देंगे डेल्टा m। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन m। तो कहता है चेंज इन m कितना आ रहा है, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम ई माइनस ऑफ m। m कौन सा है हमारा जो देखने में है, मतलब मैंने 100 रुपये भेजे थे, 20 रुपये उसमें से कट गए, ठीक है। 100 रुपये भेजे थे और 20 रुपये कट गए, तो कितने रुपये गायब है, 80 रुपये। तो ये बेसिकली वो बात हो रही है। नाउ द क्वांटिटी डेल्टा m रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ द मास ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू फॉर्म द न्यूक्लियस। अब ये बात को अंडरलाइन कर लो, क्या कह रहा है, कहता है ये जो डेल्टा m है जो आपका लॉस आपको बता रहा है, कहता है ये लॉस कहाँ से आपको बता रहा है, कहते हैं ये मास का लॉस बता रहा है फ्यूजन के टाइम पे। फ्यूजन का मतलब होता है ऐड अप होना, ऐसे मान के चलो अभी के लिए, जब तक हम वो टॉपिक नहीं करें तब तक इसका डेप्थ में नहीं जाते हैं। ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू फॉर्म द न्यूक्लियस। तो कहता है यार न्यूक्लियस बनाने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड होते हैं। तो कहता है जब उस टाइम पे जब वो ऐड हो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे इनका मास जो थोड़ा सा घट जाता है इन वन वे और द अदर, और इसी कारण आपका ये 80 रुपये जो गायब हुए ना वो इस कारण आते हैं। Now let us calculate the mass defect of helium nucleus which contain 2 proton and 2 neutron। तो कहता है ये कितना आएगा, तो देखो आपके पास कहता है 2 न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लिया, इतना आ गया। मास ऑफ 2 प्रोटॉन आपने लिख दिए, तो कहते हैं यार इतना आ गया। टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलाकर इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए था, इतना आ गया। कहता है लेकिन एक्चुअल मास कितना होता है, कहता है लेकिन एक्चुअल मास इतना होता है, इनको मिलाकर जो आया माइनस जो एक्चुअल आया, कहता है ये आपका कितना है, डिफेक्ट है। और कहता है एक AMU होता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम या 1.66 10⁻⁻27 किलो के बराबर, तो उसी के साथ मल्टीप्लाई। कहता है एक होता है इतने के बराबर, मान लो ₹1 होता है, वैसे चलो $1 होता है मान लो 70 रुपये के बराबर, तो $10 किसके बराबर होंगे, 10 × 70 के बराबर, करेक्ट। तो बस वही चीज़ हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ गया कि मास डिफेक्ट कितना है, इतने ग्राम्स का डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। नाउ अब आपको एग्जाम में तो प्रोबेबली ये वैल्यूज याद होंगी ही नहीं, तो आप ये पार्ट को यहाँ से छोड़ सकते हैं, लेट से लेकर यहाँ तक के पार्ट को। नाउ द क्वांटिटी मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारा टॉपिक किसका है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। The quantity mass defect is converted into equivalent amount of energy which can be calculated from Einstein's equation। तो कहता है हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है E = mc²। फिजिक्स स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स यू शुड ऑल्सो बी नोइंग दिस। तो E = mc² आया हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो ये हमारे पास होता है। कहता है आपका मास से एनर्जी में इसी से इक्वेशन से आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब अगर किसी चीज़ का मास है तो उसमें एनर्जी होगी, एनर्जी है तो मास होगा। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो कहता है ये जो आपका मास का डिफेक्ट हुआ कहाँ से आ रहा है, तो कहता है जब आप इन्होंने ऐड अप किया तो इनमें से जो मास लूज हो रहा है, बेसिकली वो एनर्जी जो निकली उसके कारण वो मास लूज हो रहा है, ठीक है। द एनर्जी रिलीज द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो कहता है दो चीज़ों को जोड़ कर रखने के लिए जो एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है किसी के फॉर्मेशन होने से, ठीक है, किसी के फॉर्मेशन होने से जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है बाइंडिंग एनर्जी मतलब बांध के रखने वाली एनर्जी, ठीक। नाउ इट ऑल्सो मीन दैट दिस मच एनर्जी सप्लाइड इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। कहता देखो दो को मिलने पर इतनी एनर्जी बाहर निकलती है, और अगर आप इतनी एनर्जी किसी बॉन्ड पे सप्लाई करोगे, बाहर से दोगे, उससे बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी बांध के रखने की एनर्जी, अगर दे दोगे तो टूट जाएगा, ठीक है। और बनने के लिए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए थी। नाउ बाइंडिंग एनर्जी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी।
तो ये दो तरीके में हम इसको देख सकते हैं। एनर्जी रिलीज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ 1 AMU। अब इनको ये कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, तो आप इसके कैलकुलेशंस को आप पूरी, मैं तो ये कहूँगी कि आप बाइंडिंग एनर्जी यहाँ तक सारी आप लीव कर सकते हो, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का टॉपिक भी पीछे लीव किया है। तो अगर आप हीलियम का टॉपिक, तो आप इसको करना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट कि इसको साथ में ऐड किया जाए अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन इसी ही टॉपिक का 5 नंबर तक आ जाता है। ठीक है, तो आपके चांसेस थोड़े कम होते हैं इसी टॉपिक के इतने 5 नंबर के आने के। एंड अगर आप बाकी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करते हो तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये मैथमेटिकल पार्ट करके दिखाने की, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे आ सकते हैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसी कहते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिलता है ना, तो न्यूक्लियन बनाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कहता है पूरे न्यूक्लियस की कितनी एनर्जी है उसको न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, बस सिंपल सी बात। कहता देखो, तो पूरी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा mc², उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ, वो होता है आपका मास नंबर। न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मैंने बताया वो मास नंबर के बराबर होता है। तो ये आप ये फॉर्मूला लिख कर आएंगे बाइंडिंग एनर्जी के लिए। कहता है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। तो कहता है इसी के कारण ये एक स्टेबिलिटी का मेजर भी है। ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर इज द स्टेबिलिटी। अब देखो ना, मैंने क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी अगर मान लो बी और ई आपस में मिला हुआ है, बी और बी डैश मान लो आपस में मिल रखे हैं, तो उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। अगर किसी को ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, है ना। वैसे मैंने 4 बॉन्ड बनाया है, वो 4 बॉन्ड का सीन है, मैं बस है बॉन्ड स्ट्रांग है ये दिखाने का मतलब था। तो बाइंडिंग एनर्जी होगी ना, तो बस अब यही बात है, कहता है जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा मतलब उतना स्टेबल होगा, तो रेडियो एक्टिव में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बस यही बात हम यहाँ से बताना चाह रहे हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी का क्या लेना देना है उसको देखो जरा। अब मास नंबर के बढ़ने पे आपने ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का स्टेप बताया। तो कहता है पहले आपका मास नंबर जो है, अब देखो आपका मास नंबर एक ही वैल्यू पे है फिलहाल, कहाँ से लेकर यहाँ आपकी वैल्यू ये जो समथिंग अराउंड 12 के अराउंड पड़ रही होगी, वहाँ से लेकर जब तक आपकी बाइंडिंग एनर्जी 6 नहीं है हो जाती तब तक वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसके बाद कर्व आगे शो हो रहा है। सब अच्छी तरह देखेंगे, डोंट वरी। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। कहते हैं जो लाइटर एलिमेंट है ना, जिनका मास नंबर ये 12 तक आ रहा है, तो उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी पर न्यूक्लियन कितनी आ रही है, कम आ रही है, 1 2 3 4 5 6 इतनी छोटी छोटी आ रही है। द ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर इज द स्टेबिलिटी। कहता है जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन राइजेस शार्पली अमंग्स द लाइटर एलिमेंट। कहता लाइटर एलिमेंट्स जैसे आपका 12.5 पे आपका हाइड्रोजन लिया ना यहाँ पे, कहता उसके लिए देखो आपकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी जल्दी बढ़ रही है ना। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन राइजेस शार्पली अमंग्स द लाइटर एलिमेंट and maintain a maximum value of 8.5 at mass number 56। तो कहता है मास नंबर 56 पे आकर मैक्सिमम वैल्यू कितनी पे आकर आपको दे रही है, कहता है 8.5 की मैक्सिमम वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी की होती है Fe के लिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कर्व दैट इज बिटवीन द मास नंबर 20 से 166, 20 से लेकर 166 तक, 166 यहाँ आएगा कहीं। कहता है इसके लिए जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग कांस्टेंट है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग कांस्टेंट जा रही है। शोइंग दैट दीज न्यूक्लियर आर एक्सेप्शनली स्टेबल। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, स्टेबल है। तब सॉरी, इनकी तभी बाइंडिंग एनर्जी में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द हैवियर आइसोटोप इज समवट लेस देन दोज ऑफ द इंटरमीडिएट आइसोटोप। तो इंटरमीडिएट आइसोटोप की देखो यहाँ कितनी आ रही है, लगभग 8.5 आ रही है। बल्कि जो नीचे जाते जाते आइसोटोप है जिनका मास 200 से प्लस है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कहाँ आ रही है, 7.5 तक जा रही है। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी, पहले बाइंडिंग एनर्जी हल्के मास वालों के लिए एक ही के लिए कितनी, मतलब आपको पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ती जा रही है। वहाँ में आपने मास देखा 20 से लेकर मास आपका 166 तक लगभग स्टेबल ही है। अब मास बढ़ाते जाओ, बाइंडिंग एनर्जी लगभग बराबर रह रही है, लेकिन और मास बढ़ाने पे बाइंडिंग एनर्जी जो हो रही है वो कम हो रही है, मतलब आगे जाके जो अनस्टेबिलिटी वो बढ़ रही है। ओके, नाउ the binding energy per nucleon of the nuclei of the heavier isotope is somewhat less than those of the intermediate one. As a result, these nuclei can easily split up into smaller nucleides. तो इसलिए क्योंकि अनस्टेबल है इसलिए न्यूक्लियाइड्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं, इससे बेसिक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, now it is indicated from the graph that the nuclei of the lighter element combine to form heavier and more stable nucleus. This process is called nuclear fusion, accompanied by release of large amount of energy. तो large amount of energy
इस केसेस में आपको यहाँ तक देखो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जीज चाहिए होती हैं। नाउ ऑन द अदर हैंड द न्यूक्लियर ऑफ द हैवियर स्प्लिट अप इनटू मोर स्टेबल आइसोटोप ऑफ द इंटरमीडिएट मास नंबर। अब आप इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा मत घुसो, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन एंड फिशन तो हमने पढ़ना ही है। जब वो पढ़ेंगे तो ये बात को हम फिर से डिस्कस भी कर लेंगे। अभी इसमें ज़्यादा डिटेल्स देने का कुछ खास फायदा है नहीं। आपको जो मेन टॉपिक कहाँ तक करके आना है वो है ये 4 पॉइंट्स बताने। पहले क्या बोला, लाइटर एलिमेंट के लिए बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, फिर किसके लिए बताया, फिर आपने बता दिया कि हाँ भाई Fe पे 8.5 तक ही लगातार बढ़ता जाता है। उसके बाद में फिर बताया कि 20 से लेके 166 तक लगभग ये बराबर ही रहती है। फिर बोला हाईवेयर वालों के लिए कम होती है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने बताया और आपकी बात होगी डन। जो लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो आपका वाई एक्सिस और एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, आपको ये नंबर चाहे ढंग से याद रहे ना रहे, है ना, आपको ये मास नंबर के लिए लाइन है और ये लाइन किसके लिए, ये कम से कम याद रहना चाहिए। बाकी आप ग्राफ को ढंग से देखें तो मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन 1 से शुरुआत किया है एंड देन ग्राफ को थोड़ा ऊपर लेकर गए एंड देन ग्राफ को थोड़ा नीचे लेकर आए, डैट्स इट। आप यहाँ से बी वाला पॉइंट को हटा भी सकते हैं और सिर्फ यहाँ पे डॉट डॉट डॉट्स कुछ लगा दी हमने एक्स्ट्रा। 56 मास लगभग देखो ना, 50 और ये 60 है ये वाली लाइन कुछ, तो यहाँ पे इनके बीच से आपको 56 लेकर आके दिखाकर उसको 8.5 के आसपास दिखा दिए। तो आपने भी ग्राफ बनाते छोटी छोटी इन बातों का ध्यान देना है। तो बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में क्या नहीं करना है ये सब आपको फालतू बीच में बताकर हीलियम के लिए बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इस चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए पता चल गया ना, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉइंट पैकिंग फ्रैक्शन को, कि पैकिंग फ्रैक्शन का न्यूक्लियस के साथ क्या लेना देना है, एंड देन वी विल head on to on neutron to proton ratio and nuclear stability.